हमें वर्ड समझ आ रहा है? यस सर। तो ठीक है, जैसा हम लोग डिसाइड किए हैं कि आज से आपका रोज टेस्ट होगा, रुक जाइए उसको अवॉइड नहीं हो, आज से आपका रोज टेस्ट होगा, ठीक है ना। रोज एमसीक्यूज टेस्ट होंगे, 8:30 से 9 तक आपका डेली टेस्ट होगा, ठीक है ना। और 9 से 9:30 तक टेस्ट का डिस्कशन होगा, ये डेली का काम होगा, एक दिन का काम नहीं होगा, ठीक है। और 9:30 से 11 तक मिनिमम 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मतलब जिस तरह का आपके बोर्ड में भी आने वाला है, ठीक है ना। और हम लोग स्पेसिफिकली ओसवाल, एग्जाम आइडिया और किसी भी 4 अच्छे स्कूलों का प्री बोर्ड सॉल्व करेंगे, ये हमारा एम है। इसी में से हम टेस्ट भी लेंगे और इसी में हम सारा काम करेंगे, ठीक है ना। और आपका टेस्ट जो होगा वो 11 क्वेश्चन का होगा, 11 में 10 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन कंपलसरी रोज होगा, जिसमें आपको जो चैप्टर हम आपको बताए रहेंगे। जैसे कल के टेस्ट में आपका डीसी सर्किट और मेजरमेंट है, तो इस टेस्ट के सारे फॉर्मूलेज विद सिंबल्स की मीनिंग क्या है, हर सिंबल की मीनिंग क्या है, इसके साथ सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये तो चलिए आज के टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और क्वेश्चंस पढ़िए, और जिसका सही हो उसको मार्क्स दीजिए और गलत हो, जिसका सही हो 4 मार्क्स दीजिए और गलत हो तो उसको 0 मार्क्स दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करिए, क्वेश्चन पढ़िए। When a cell of EMF E एक सेल है जिसकी ईएमएफ ई है, ध्यान से is देखिए, connected with the external resistance R, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया गया। the potential difference of the cell become V. पोटेंशियल डिफरेंस सेल की हो गई वी। The expression for internal resistance is. इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन फिर से देखिए। पहला क्वेश्चन टेस्ट में आज पूछा गया, वो एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है ना, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। तो आप बताइए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर का बोल रहे हैं हम सारी बात। देखिए तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से, देखिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या है आपको एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = E - IR। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, ये तब होता है जब सेल डिस्चार्ज होती है, यानी सेल सर्किट में करंट देती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल से अक्रॉस क्या होता है, V = E - IR। लेकिन जब सेल चार्ज होती है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E + IR। बात समझ में आई? इस तरह की बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज इसका रिवीजन हो गया। Yes sir. अब मैं बेसिक्स के साथ ही, अब मैं प्रॉब्लम्स के साथ ही रिवीजन करूंगा, जिस समय हम लोग उस पर पहुंचेंगे, जो 1% क्वेश्चन बचा है, जैसे आपका जनरेटर ट्रांसफार्मर, जब उसके सवाल आएंगे तो तुरंत ही पढ़ा देंगे, तुरंत ही सवाल लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सेल करंट दे रही है, वो वाला केस है, ठीक है। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होगा, E - V/I। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, E - V/I। बात समझ में आ गई? E - V/I इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और I की वैल्यू क्या होगी, E दिया है, V दिया है, और I की वैल्यू क्या होगी, बोलिए, I की वैल्यू क्या होगी, बोलिए, करंट की वैल्यू क्या होगी, I = E/V। एक मिनट सुनिए, V = E - IR है ना, रुक जाइए, V = E - IR है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट V = E, और करंट की वैल्यू क्या होगी, E/R + R, E/R + R × R, ठीक है ना। ये आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी, Yes sir. E/R + R × R। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, V = E 1 - R/R + R, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R + R -r + R। बात समझ में आ रही है? स्मॉल r कट गया, तो अब इस तरीके से आपका हो गया, स्मॉल r मत भूलिए, स्मॉल r + कैपिटल R = ER/V, ठीक है ना। तो स्मॉल r कितना हो गया, ER/V माइनस कैपिटल R। तो इसको आप बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा E/V - 1, ये आपका आ जाएगा। Yes sir.
बात समझ में आ गई? तो इसका उल्टा हो गया है कैसा होगा? भाई। अरे हाँ जी। जिसका सही है उसको पूरा नंबर दे दिए और जिसका नहीं सही है जीरो। उसको 0 नंबर। ईमानदारी से करिएगा, इसमें दोस्ती यारी मत निभाइएगा, Yes, तो sir. बहुत नुकसान हो जाएगा। ओ ये पिटाई का मसला वीडियो में देख लीजिएगा। रबेल थोड़ा आप बढ़िया एक मिनट सर। जल्दी जल्दी बेटा, और कल से एकदम टाइम से आ जाए, कल से स्कूल नहीं देंगे हम। चलो बेटा ये हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फट से। Current density number of electron per meter cube in metallic conductor is order of। करंट डेंसिटी जो है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इन अ मेटलिक कंडक्टर इज ऑन द ऑर्डर ऑफ। तो इसमें मतलब हम एक बात और भी है, जो हम एमसीक्यू देंगे उसमें ऑप्शन नहीं देंगे, जहाँ ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा कहीं ऐसा वहीं पे ऑप्शन देंगे, ठीक है ना? Yes, ठीक है। sir. तो ये आपका करंट डेंसिटी मेरे ख्याल से 10 टू द पावर 28 होता है। 10 टू द पावर 28 करंट डेंसिटी होता है, ठीक है ना? मेटलिक कंडक्टर में करंट डेंसिटी 10 टू द पावर 28 के ऑर्डर का होता है, ठीक है ना? फॉर्मूला नहीं तो उसमें आपको ये कि किस ऑर्डर में है, मतलब 10 टू पावर 5 है कि 10 पावर 20 है, 10 पावर 28 होता है, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट, जिसका हो उसको फुल मार्क्स दे दीजिए और जिसका नहीं है उसका काट दीजिए, ठीक है? अब चलिए तीसरा सवाल पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन। So graphically the IV characteristics of an ohmic conductor। IV कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ओमिक कंडक्टर है, देखिए इधर देखिए, यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करता जाऊंगा। देखिए ओमिक कंडक्टर है, उसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दिखाना है। ओमिक कंडक्टर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। Yes sir। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR, यस सर। यानी कि किसके बीच रिलेशन बताना है? V और I के बीच। यस सर। तो अब V और I के बीच रिलेशन बताना है, रेजिस्टेंस तो कंडक्टर का कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये शो करता हुआ जो भी ग्राफ होगा वो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होगा, वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और इसके अलावा जो भी ग्राफ होगा वो गलत होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चंस नहीं तैयार करने हैं, आपको बेसिक्स तैयार करने हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। मैं आपसे, आप देखेंगे मैं जो IT वाला देता हूँ रोटेशन मैकेनिक्स का, उसमें मैं क्या कहता हूँ, पास्ट 10 ईयर्स लगा के भी लड़के हुए हैं, उससे कम भी लगा के हुए हैं, पूरा छोड़िए, इतना पास्ट 10 ईयर्स इतनी किताब इतनी क्वेश्चंस होते हैं, उससे कम भी लगा के हुए हैं। लेकिन कौन हुए हैं? जिन्होंने क्वेश्चन के बेसिक्स तैयार किए हैं, ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन में मैं बेसिक्स को दोहराता जाऊँगा, ये आपका रिवीजन है। और प्लस आप मेरी वीडियो से देख कर आएंगे तो वो भी दोहराना हो गया, प्लस फॉर्मूले आप रिवाइज करके आएंगे तो आप ब्रशअप होके आएंगे। अगर आपने 20 दिन का टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिए बोर्ड आपको बहुत ईजी लगेगा, और नहीं किया तो फिर अब हम नहीं आते, हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो यही तरीका है। अब इसका बेसिक क्या है? ओमिक कंडक्टर वो है जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो इससे मिलता जुलता जो भी ग्राफ हो, जिसका भी ग्राफ ऐसा हो वो आप मार देंगे। जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ये ग्राफ, V इधर और I इधर। अब जितने लोग ने ये आंसर करेक्ट मारा है उनको फुल मार्क्स दीजिए और बाकी लोग को 0 मार्क्स दीजिए, ठीक है ना? बाकी को 0 मार्क्स दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Sir, Kirchhoff's laws are based on। अच्छा अब एकदम चुप हो जाइए। किरचॉफ, इसमें भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया। देखिए जहाँ पे एकदम रिक्वायर्ड है ऑप्शन, सुनिए सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एकदम रिक्वायर्ड है ऑप्शन। कुछ जगह ऐसी होती है कि बेसिक आने के बाद भी ऑप्शन देंगे तभी, और बिना ऑप्शन के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? लेकिन अब ऐसी चीजों के लिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना? और मैं बोल चुका हूँ कि कंपलसरी एक 10 मार्क्स का डेली का फॉर्मूला टेस्ट होगा हर चैप्टर में, ठीक है ना? जो चैप्टर में दो, कल डीसी सर्किट में मेजरमेंट का हर फॉर्मूला एक पन्ने के अंदर आपको अप्रोप्रिएटली लिख देना है, और आप सिंबल्स बता देना है, इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है, ये है, ठीक है? तो अब आपने कहा, देखिए इधर देखिए किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ को हल्का सा नेट शेल में आपको ब्रिस्क रिवीजन मार दे रहे हैं। इधर देखिए किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, और इन लॉ का उद्देश्य क्या था? किसी सर्किट में फ्लो करने वाली करंट या पोटेंशियल डिफरेंस
या कोई भी अननोन चीज को पता करना, कुछ नोन दिया हुआ कुछ अननोन दिया हुआ। पहला लॉ था किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। और इसका ये कहना था, इधर देखिए, इसका ये कहना था एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। और जंक्शन क्या है? जंक्शन क्या है? दो मीट करते हैं। हाँ, दो सर्किट एलिमेंट जिस जगह पॉइंट पे मीट करते हैं, इधर देखिए जहाँ से, उसको कहते हैं जंक्शन। वो जंक्शन होता है। रेलवे जंक्शन आपने देखा है, दो पटरी आके मिलती हैं, जंक्शन जहाँ जुड़ता है वो जंक्शन है। तो जहाँ दो सर्किट एलिमेंट मीट करते हैं वो जंक्शन है, ठीक है ना? तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। ये जीरो। हाँ, देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस के डिस्कशन में मैं केवल आंसर नहीं निकालूंगा, मैं बेसिक्स को डिस्क्राइब करूंगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का वीडियो देखा होगा, तो कोई क्वेश्चन होता है तो मैं तुरंत बेसिक रिवाइज करता हूँ कि देखो ये बात है, ऐसे ऐसे बात है, ये नहीं कि सिर्फ आंसर निकाल दिया। अब उसके एप्लीकेशन से ये बताया था ना, अच्छा हाँ ये बताया, ऐसे अब रिवाइज आप करेंगे उस वाले एग्जाम आइडिया और ये सब, तो यहीं आपके दिमाग में सब एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बात समझ में? तो अब आप देखिए, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। जंक्शन क्या है? जहाँ पे कोई भी दो सर्किट एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना? ये लॉ क्वाइट ऑब्वियस लॉ है, ये नहीं कि इसमें कुछ रटना है। ये लॉ क्या है? क्वाइट ऑब्वियस लॉ है। ये लॉ क्वाइट ऑब्वियस लॉ है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो ये लॉ ये लॉ जो है क्वाइट ऑब्वियस लॉ है, ऐसा नहीं है कि इस लॉ में कुछ रटना है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो क्या जंक्शन चार्ज क्रिएट करता है या डिस्ट्रॉय करता? नहीं, ठीक है ना? चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा कभी। ये तो क्वाइट ऑब्वियस लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पे आधारित है, और ये क्वाइट ऑब्वियस बात है, इसमें रखने ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये बात नहीं होती कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो, या तो जंक्शन चार्ज प्रोड्यूस करता या जंक्शन पे चार्ज डिस्ट्रॉय होता, तो क्या ये पॉसिबल है? नो। बात खत्म। सर हीट एनर्जी से कुछ चार्ज लिबरेट हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है? हीट एनर्जी से क्या चीज? मतलब चार्ज ट्रांसफर होते वक्त हीट एनर्जी की वजह से, जैसे हीटिंग की वजह से अगर कुछ रेजिस्टेंस की वजह से कुछ चार्ज एस्केप हो जाए। बेटा ऐसा है कि चार्ज नहीं एस्केप हो सकता है, हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। करंट से हीटिंग प्रोड्यूस होती है, चार्ज आपका चार्ज नहीं डिस्ट्रॉय होगा, उससे हीटिंग इफेक्ट होगा। रेजिस्टेंस चूंकि उसके अंदर है, तो जब करंट जाएगी तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर पावर और आई स्क्वायर आर टी हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना? लेकिन चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है ना? यस सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ वेस्टेज होगा। यस सर। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, इधर ध्यान से देखिए, देखिए इधर गौर से देखिए। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है कि नेट चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज्ड करंट लूप इज जीरो। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये भी क्वाइट ऑब्वियस लॉ है, ठीक है ना? अब बता रहा हूँ कैसे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब करंट लूप क्या है? ऐसा लूप जो कि क्लोज हो, ऐसा लूप जो कि क्लोज हो वो करंट लूप है, क्लोज करंट लूप है। सो नेट चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज करंट लूप इज जीरो। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, और ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे आधारित है? एनर्जी पे आधारित है, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी फील्ड है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे जब पहुंच जाएंगे तो नेट चेंज इन पोटेंशियल अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? एक पॉइंट से चल के अगर उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच जाएंगे तो दोनों ही पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल दोनों ही पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। इसलिए ये भी क्वाइट ऑब्वियस लॉ है, इसमें भी कुछ रटने ऐसी बात नहीं है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इस तरीके से मैं इसको हर चीज को एक्सपेंड कर करके बताऊंगा, इससे आपका रिवाइज भी हो रहा है। अब रिवीजन ही मारना है। देखिए कुआं अगर 500 मीटर के बाद आपको पानी हरहरा के मिलना है तो 450 मीटर आप खन चुके हैं, 50 मीटर दूर है। अगर इस समय नहीं खनेंगे आप तो आपको पानी नहीं मिलेगा, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। और जब पानी मिलेगा तो हरहरा के मिलेगा, हर बतिया दिमाग में रहेगी। और वो अब आने वाली है, अब समय आया है जर्नी का समय, अब मक्खन निकलेगा। बात समझिए? तो एक ही बात को दोहराइए। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट चीज देखिए, अभी तो दूध गर्म हो रहा था, अभी क्या हो रहा था? गर्म हो रहा। गर्म हो रहा था। मलाई निकाल के तो अब मथा जाएगा उसको। और जब मथा जाएगा मक्खन निकलेगा
गपा गप खाइएगा तो वही मक्खनवा लोग देखते हैं, सुनिए वही मक्खनवा लोग देखते हैं। हाँ, जो अंतिम में मार्क्स आता है। आप लोग जितनी पढ़ाई की है बोर्ड के लिए, उतनी पढ़ाई बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है। जरूरत से ज़्यादा मैंने पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, एक एक बात बताया है, एक एक बात डिस्कस किया है। बात समझे? इतनी बात कंडीशन इज सफिशिएंट। यस तो अब मैंने किया है तो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ना। लेकिन अभी इस समय आने वाले 1 महीने आप बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई कर लीजिए। एग्जाम उस सवाल, एग्जाम आइडिया और 4 का प्री बोर्ड और टेस्ट, ठीक है ना? क्योंकि अंत में यही मक्खन आपके घर वाले देखेंगे। वो बड़का मक्खन तो बाद में मिलेगा ना, जब मिलेगा तो देखा जाएगा कब तक, इससे जिंदगी तो चले। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलिए। Write all formulas of electric resistance and Ohm's law. राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इस चैप्टर में बहुत कम फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर में बहुत कम फॉर्मूले हैं। एक तो है करंट बराबर I बराबर NEAD। इसमें सिंबल्स की मीनिंग क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है? A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और BD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कम फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, है ना? और एक क्या है? करंट बराबर dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है? और I बराबर NEABD, जहां BD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है? यस और उसके बाद V = IR, ओम्स लॉ, हाँ ये तो है। ठीक है ना? और J बराबर सिग्मा E, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यही सब आपका है। और उसके बाद रेजिस्टेंस बराबर Rho L by A। जहां R रेजिस्टेंस है और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और एक बात और खास ध्यान दीजिए कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए इधर देखिए, ये सब भी पूछता है आपको, इसमें पूछ सकता है 4 ऑप्शन में, क्या पता पूछा हो। देखिए इधर देखिए, रेजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मैं कुछ भी बात इधर उधर की नहीं करता हूँ, हर बात वही कर रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है, इसलिए हर बात को सुनिए। रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती कि कंडक्टर किस तरह का है, लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इससे नहीं, कौन सा कंडक्टर है, समझिए उसको, आयरन है कि कॉपर है, समझ रहे हैं, कि सिल्वर है, कंडक्टर का नेचर क्या है, इस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है ना? Yes sir। उसके बाद जब आप हीट करते हैं RT। तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है ना? जहां सिंबल्स का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? और अल्फा क्या है? देखिए इधर देखिए, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इधर देखिए, ये आपका अल्फा है, ठीक है ना? वो आपकी वैल्यू हर मटेरियल के अनुसार डिफरेंट होती है। जैसे अगर मान लीजिए कॉपर वायर है तो अल्फा की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना? और डेल्टा टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? Rise in temperature। उसके बाद एक और फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, रेजिस्टिविटी भी चेंज करती है, RT रोटी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसमें भी वही बात आती है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद एक बात आप और देखिए, रोटी इनको याद आएगा, इनका पेट और बहुत सही रहता है, तभी इनको भूख जो है खाने की चीज बड़ा आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो रोटी बराबर रोज, अब देखिए वो सब याद मत दिलाइए यार। तो जोश नहीं जोश में खा लिए थे, बाद में दिक्कत हो जाती। तो देखिए इधर देखिए रोटी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आपका हो गया। रेजिस्टिविटी कैसे चेंज करेगी? वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग बता दिए। देखिए इस चैप्टर में कम फॉर्मूले हैं, लेकिन हर चैप्टर के फॉर्मूले आपके जवान पे होने चाहिए। अगर जवान पे हैं तभी इसमें इजी है, कम है ना? हर चैप्टर के फॉर्मूले आपको प्रिपेयर होके यहाँ आना है, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो 1/R = 1/R1 + 1 up to 1/Rn, अगर पैरेलल में है तो, ठीक है? और सीरीज में है तो R बराबर R1 + R2 + 1 up to Rn। बात समझ में आ गई? ये सारी बात
होगी, ठीक है। और उसके बाद छोटे मोटे डेफिनेशंस कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हाँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है ना। फॉर्मूले के साथ ही छोटी मोटी बात, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ठीक है ना। और ये तो ये सारी की बात, और उसके बाद ये इतना आप करके आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हर चैप्टर के फॉर्मूले आपके जवान पे होने चाहिए। ये डेली का टेस्ट है, ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे। 10 मार्क्स का ये है आपका, और प्लस 40 मार्क्स का टेस्ट आपका होगा 10 क्वेश्चन का, 10 MCQ देंगे, और संडे के दिन 1.5 घंटे का देंगे। और 2-3 चैप्टर कंबाइन करके आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वो केवल फॉर्मूले आपके 20 मार्क्स के होंगे। यस सर, ठीक है ना। ऐसे करिए, अगर ना आ जाए तो बोलिए, और इसके अलावा थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो भैया हम नहीं कुछ करते। अगर सोचेंगे ला हम किताब देख ले, ला हम ये भी देख ले, ला इतना जरूरत से ज्यादा बता रहा हूँ, इसका अगर 50% आपके जवान पे है तो भी आ जाएगा सब। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। दो फॉर्मूला और है। हाँ वो रिलैक्सेशन टाइम और उसके बीच रिलेशन, वही बोल रहे हैं ना। हाँ, वो थोड़ा सा इस समय देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्शन पढ़ो। Question number 6 है, define the term drift velocity of change in the conduction and state its relationship with current flowing through it. अब चुप हो जाइए, क्वेश्चन को पहले समझिए क्या दिया है। क्योंकि आज आप लोग वो सवाल एग्जाम आइडिया नहीं लाए थे, लेकिन सुनिए, हमको PDF फॉर्मेट में मत दिए, किताब दीजिएगा कल से, हाँ? तो इसमें सुनिए, इसको एकदम किताब ला के दीजिएगा तुरंत। हम ये वाला खरीदेंगे, अरिहंत का जो नया पब्लिकेशन है। क्यों खरीदिए, इसकी आपको जरूरत नहीं थी। देखिए हम बताएं, नहीं, नया वाला जो पब्लिकेशन है MCQ तब ले लीजिए। हाँ सर, वो मैं आपको बात कर तो ले लिया तो ठीक है, उसको भी ले लिया जाएगा, उसी को कर लिया जाएगा। उड़ाइएगा, देखेंगे जो बेटर होगा वही कर लेंगे, अगर वो ज़्यादा बेटर होगा तो वही कर लेंगे। ये अच्छा पब्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, यस सर, इधर ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6. Define the term drift velocity of charge and state relationship with current flowing through. एक मिनट सुनिए, तो दूसरा पार्ट तो मैंने अभी तुरंत बताया है, I बराबर NEABD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच ये रिलेशन है। ये तो मैंने अभी तुरंत बताया है। Yes sir. दूसरा पार्ट तो आप ऐसे मार देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? Yes, sir. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने के क्रम में मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन कर रहा हूँ बेसिक्स का, ठीक है ना। इस तरह से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो इस तरह से अगर तैयार करें तो बेसिक्स तुरंत ही, ये नहीं केवल आंसर आ गया तो एकदम स्पष्ट रहेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है पहले ये समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है पहले समझिए। मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर समझाया था। मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर समझाया था। इधर देखिए कि एक कंडक्टर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किस तरह से वो फ्लो करेगा, ये मैंने आपको समझाया था। Yes, sir. तो मैंने बताया था ऐसा नहीं, जिस समय कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं उस समय भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाँ. और उस समय का जो मूवमेंट होता है वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करता है, समझ लीजिए। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ और 10⁻⁴ इसके आसपास होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, और ये जो होता है रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज्यादा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जिस समय कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली पूरे स्केयर पर। देखिए इधर देखिए, मूव करते रहते हैं। बीच में पॉजिटिव चार्ज किसी भी क्रिस्टल लैटिस में गुथे होते हैं, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव चार्ज गुथे होते हैं, और थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिगजैग, खटाखट। लेकिन जब तक हम उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं लगाते हैं तब तक करंट नहीं फ्लो करती है। उसका रीजन ये है, देखिए उसका रीजन ये है, एक बात को ध्यान से देखिए, उसका रीजन ये है कि किसी भी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन, इधर देखो भाई, यस सर। किसी भी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन जो कि कंडक्टर में है, उस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन इस पार से इस पार जाते हैं पर सेकंड, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पार से इस पार पर सेकंड आ जाते हैं रैंडम मोशन में। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो क्या होता है? नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए जब तक उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से हम नहीं लगाते हैं तब तक करंट फ्लो
नहीं नहीं करता करता। है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेते हैं तो क्या होता है, Net flow of charge. इस रैंडम मोशन के ऊपर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपरसीड कर जाती है, ठीक है ना। हाँ। रैंडम मोशन तो फिर भी होता रहता है, ऐसा नहीं रैंडम मोशन रुक जाता है, लेकिन रैंडम मोशन का नेट इफेक्ट जीरो है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पार गए उतने इस पार गए, नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है तो नेट करंट जीरो है। हालांकि स्पीड बहुत ज्यादा है रैंडम मोशन की, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक धीरे 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 ड्रिफ्ट भी करना शुरू हो जाता है, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। स्लोली ड्रिफ्ट भी करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, इसलिए करंट हम कहते हैं सर्किट में फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इसलिए करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये देखिए ऐसा कि ये किस तरह से मूव करता है इलेक्ट्रॉन, पहले एक्सेलरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो स्पीड बढ़ी तो दौड़ा, तब तक रास्ते में कोई अपना दद्दा बैठे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज अलती पलती मार के दद्दा से लड़ गया, थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, रुक गया, चित्त पड़ गया, और चित्त पड़ गया तब तक फिर पोटेंशियल डिफरेंस ने एक्सेलरेट किया, फिर दौड़ा, फिर दूसरे दद्दा से लड़ गया, फिर रुक गया। ऐसे ऐसे रुकते चलते कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलता है, हाँ। रुकते चलते एक्सेलरेट रेस्ट, एक्सेलरेट रेस्ट, इस तरह से करके वो चलता रहता है। तो जो एवरेज स्पीड उसकी होती है इस पार से इस पार की, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब समझ में आया? Yes, sir. इस तरह से हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, बात समझ में? तो आपको जितने भी सवाल होंगे सबका आप नीर विवेक एकदम स्पष्ट हो जाएगा, और फिर आपको पेपर बहुत आसान हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी, देखते ही मार देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, figure. हाँ आइए, तो फिगर बनाना, फट से बनाए, एक सेकंड में इसका figure. जल्दी बनाए, पहले ही आ जाना चाहिए था आपको। चलिए जल्दी बनाइए, फटाफट करिए। बाकी लोग सवाल के उस पे बेसिक्स पे ध्यान रखिए, हमको तैयार करना है ना। मार्क्स दे दिया आप लोगों ने? अंत में टोटलिंग करके भी दे दीजिएगा, तो हम देखकर उस पर एक बार चेक करके साइन मार देंगे। और आप एक पेपर में लिख कर दे दिए, नॉट अपियर्ड इन द टेस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मान लीजिए उसका जेन्युइन रीजन हो, इसके घर में तो हम बोल रहे हैं, जेन्युइन साइन करके व्हाट्सएप भेज दें, तो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है। देखिए इधर देखिए, सुनिए, ये आपका ये दिखा रहा है, देखो बेटा इधर देखो, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये कैपेसिटर लगा है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट बैटरी है, ये 2.8 ओम है, ये 2 ओम है। तो हमको इस केस में बताना क्या है, पहले ये बताइए। Calculate the steady current through the 2 ohm resistor in the circuit. अच्छा, 2 ओम रजिस्टर जो सर्किट में है, 2 ओम केवल एक है, यही है। इसके अंदर स्टेडी करंट कितनी है ये बताना है। देखिए इधर देखिए, ये एक सर्किट दिखाया है जिसमें यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 24 वोल्ट का कैपेसिटर है, 24 फैरेड का कैपेसिटर है, फैरेड है ना, माइक्रो फैरेड नहीं ना है, Microfarad है। वही तो, दो माइक्रो फैरेड, चुप रहिए, वही तो हम कह रहे हैं, 24 माइक्रो फैरेड में बहुत बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा कैपेसिटर कहाँ से आएगा, 1 माइक्रो फैरेड तो अर्थ से बड़ा हो गया। तो अब ये देखिए, ये है 6 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, एक 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, ये 4 ओम है, ये 2.8 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। तो हमको इसमें 2 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है स्टेडी स्टेट में ये दिखाना है। तो पहले स्टेडी स्टेट का मतलब समझ लीजिए, जैसे हर बात का मतलब समझिए। इधर देखिए, शुरुआत में जब ये वोल्टेज इसमें से देगा, तो अब आपको मैंने बताया था कि अभी कल ही परसों बताया है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा c होता है, और डीसी का ओमेगा 0 होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। तो डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैपेसिटर देता है, मतलब डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी तो यहाँ पे तो करंट 0 हो जाएगी, इस सेगमेंट में करंट 0 हो जाएगी। ये बेसिक तैयार करिए, सवाल में तैयार कीजिए। अब ऐसा कहीं और है तो कर दीजिए, बात समझे। ये मूलभूत बात को तैयार करिए, बेसिक कंसेप्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है
कि इसका ये होता है इनफाइनाइट, यानी डीसी को ब्लॉक करता है। ये कल ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, वीडियो में भी है। तो इस पार्ट में से तो स्टडी स्टेट में करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीसी करंट पास होने नहीं देगा। बात नहीं। और जब तक स्टडी स्टेट नहीं आएगा, जब तक स्टडी स्टेट नहीं आएगा तब तक इसमें करंट जाएगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जाएगा, और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ब्लॉक कर देगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो स्टडी स्टेट का मतलब ये फुल चार्ज हो गया, तो इस पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं, इसको हटा दीजिए। आप सवाल देखिए कितना आसान है, कितना इजी हो गया है ना। तो आप देखिए, मेरी बात सुनिए, इधर देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा उस बात को धैर्य से देखिए। मैं आपसे बताऊँ, मेडिकल में तो मैं नहीं कह सकता है, अच्छा 5 मिनट में खत्म है। मेडिकल में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेई और बोर्ड में अगर आपने पास्ट 10 ईयर्स लगा लिया, पास्ट 15 ईयर्स तो हो जाएगा। लेकिन एक ही बात समझ के, हाँ, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो कैसे, यस सर, पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड में, ठीक है ना। मेडिकल हर चीज़ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गाँव रहता है ना। तो खैर फिजिक्स में 45 में 35 भी चल रहा है, 45 से 35 मेडिकल में चल रहा है, बाकी नहीं समझ। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये दोनों किसमें है? रिजल्टेंट क्या होगा? 2 × 3 6/5, यानी 6/5 इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। और ये कितना है? 2.8, इसके सीरीज में है, तो 6/5 कितना होगा? 5 × 5 1.2, और ये 2.8 है, मतलब यानी हाँ, ये सीरीज में लगा है, तो 2.8 3 और ये 4 ओम लग गया। तो करंट कितनी फ्लो की? करंट कितनी फ्लो की? 6/4, 6/4 करंट। अरे यार, ये दोनों पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में है, तो करंट कितनी हो गई? 6/4, यानी कि 3/2, यानी 1.5 एम्पियर ये करंट हो गया। अब इधर देखिए, 1.5 एम्पियर करंट यहाँ से चली, यहाँ आई, और इन दोनों में बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ेगी। अरे 1.5 एम्पियर करंट यहाँ से आई, इन दोनों में बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ेगी। बस आप निकाल लीजिए, है ना, इतना आप कर लेंगे, इतना आप निकाल लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक मिनट, वीडियो में है ही सब, वीडियो देख के लीजिए। फट से निकालिए, फट से इधर से निकालिए। जितना फास्ट चलेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा मैं दे पाऊंगा। मेरे पास लिमिटेड स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ फटाफट करिए। सफाई से मिटा सकते हैं। और यंत्र वाला कर लिया, एक हमें प्लेयर देख लेंगे उसको, क्योंकि ये बेटर पब्लिकेशन है उन सब से। देखते हैं अगर इसी का MCQ दे दिया तो क्यों इसी को फॉलो कर लें। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रहा है क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी पढ़िए। सर आखिरी वाला 1 ओम, 7 में समझिएगा। अरुण ये आखिरी वाला कौन सा है? 1 ओम है। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंप्यूटर इक्विवेलेंट। अरुण इसके बाद तुरंत आप लोग टोटली करके देंगे, मैं साइन करूंगा, है ना। यस सर। अब आप बताइए इसमें क्या बोल रहा है? कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यस सर। तो अब ये भी सवाल अगर कोई नहीं कर पाएगा बहुत आसान। तो हम तो उसको हम क्या कहेंगे अभी? हाँ। हैं? ये क्वेश्चन तो सबको करना चाहिए ना। ये दोनों पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट 2 ओम और ये सीरीज में है 3 ओम, ठीक है ना। और 6 और 12 पैरेलल में है,
12 इंटू 6 अपॉन 18, 6 3 18, 3 चौके 12, इसका 4 हो गया, इसका 4 1 5, 5 2 6, 6 1 7, 7 ओम आंसर हो जाएगा। सही बोला मेरा। ठीक है ना, मुझवानी सवाल था ये, बात समझ में आई? इधर देखिए, जल्दी देखिए यार, ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों का रिएक्टेंट इसके साथ सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और इन दोनों का रिएक्टेंट इसके साथ सीरीज में है और ये सीरीज में है ही। बस सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सबका आना चाहिए। इसमें एक बात पूछा है हाँ। कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप। गौरव एक कॉपी से पढ़ना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप। हाँ हाँ, अब वोल्टेज obtain voltage drop हाँ, ये क्या लिखते हो हाँ। यार पढ़ो Obtain the voltage drop VAB and VCD. ये ए बी सी डी मार्क कहाँ? तो करो ABCD ए बी सी डी कहाँ? लिखे नहीं तो आगे हाँ। अच्छा, अब सुनिए, अब बैठिए, इधर देखिए, सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए बेसिक रिवाइज कर रहे हैं ना, केवल निकाल के नहीं लिखा है, ये कहीं भी किसी रूप में आए, वोल्टेज ड्रॉप को खूब बढ़िया समझ लीजिए। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू आर। आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप है, बात समझ में आई? तो नेट रेजिस्टेंस आपने सर्किट का निकाल लिया, तो नेट करंट निकाल लेंगे, नेट करंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये कितना है? ये 16 वोल्ट है, 36 वोल्ट है, 16 वोल्ट है, 16 बाई 7 नेट करंट हो गई, नेट करंट हो गई, हो गई ना। तो नेट करंट हो गई, तो इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है, तो नेट करंट आपको पता है, पूरी करंट इसमें से जाएगी, आई इंटू नेट रेजिस्टेंस, आई इंटू आर, यानी इसका रिएक्टेंट क्या होगा? 2, यानी 2 आई हो गया आपका 16 बाई 7, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। बस वही निकालना पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है आई इंटू आर। कितना? अरे यार करंट, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बात समझ में आई? तो पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है कि यहां से यहां तक जब सर्किट में हम चलते हैं तो कितना पोटेंशियल गिरा, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो कितना करंट गिरा, वही पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और पोटेंशियल ड्रॉप तो I इंटू इसका रेजिस्टेंस, I इंटू इसका रेजिस्टेंस, बात समझ में आई? अब ये मत सोचिएगा कि वो सर ने बताया था कि 4 ओम ऐसा लगा है तो ये कर देंगे, कहीं और घुमा के पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया तो वहीं गड़बड़ाएंगे। बेसिक्स तैयार करिए, चाहे डाटा कुछ भी हो, आपको फंडामेंटल्स आना चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। अब कुछ क्वेश्चन लगा लिए बेसिक्स, अरे बेसिक लगा के लोग IIT निकाल ले रहे हैं, तो बोर्ड तो तेज लड़के केवल फंडा पढ़ के लगा देते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं लगा, केवल क्लास डिस्कशन से बोर्ड लगा लेते हैं, अच्छे लड़के, ठीक है ना। तो है ना, और क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद फंडा के साथ तो जेई लेवल कट कर दीजिए।